आज की हमारी बुक समरी का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन का मनोविज्ञान। बरसात की पहली शाम थी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ हमेशा की तरह बेकाबू हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 3 लोग एक ही ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगले 20 सालों बाद उनकी जिंदगियां एक ही सवाल का जवाब बनेंगी। आखिर पैसा किसे अमीर बनाता है? पहला आदमी था रघु। उम्र 27 साल, बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। जेब में कुल 1850 रुपए थे। एक छोटा बैग, 2 जोड़ी कपड़े और माँ की दी हुई एक डायरी। उसकी माँ ने विदा करते समय सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, पैसे को अपना मालिक मत बनने देना। रघु उस समय इस बात का मतलब नहीं समझा। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था करण अरोड़ा। महंगी घड़ी, ब्रांडेड जूते, हाथ में नया फोन। अभी अभी एमबीए पूरा करके उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी। पहली सैलरी आने से पहले ही उसने कार की ईएमआई का हिसाब बना लिया था। उसे विश्वास था कि जितनी बड़ी इनकम उतनी बड़ी लाइफ। तीसरी थी मीरा, सरकारी स्कूल में गणित की शिक्षिका। हर महीने की सैलरी सीमित थी, लेकिन उसके बैग में हमेशा एक छोटी कॉपी रहती थी जिसमें वो हर खर्च लिखती थी। उसका सपना बड़ा घर नहीं था, उसका सपना था ऐसा जीवन जहां पैसों के कारण किसी फैसले से समझौते न करना पड़े। तीनों एक ही ट्रेन में बैठे थे। तीनों ने एक दूसरे पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन समय समय सबको जोड़ने वाला था। ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली से आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा है। डिब्बे के अंदर लोग अपने अपने तरीके से सफ़र काट रहे थे। कोई मोबाइल पर फिल्म देख रहा था, कोई खर्राटे ले रहा था, तो कोई भविष्य के सपने बुन रहा था। रघु पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रहा था। उसके बैग से माँ की छोटी सी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, जिस दिन तुम्हें लगे कि पैसा तुम्हें बदल रहा है, उस दिन रुक कर खुद को देखना। वो मुस्कराया। उसे लगा माँ हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सोचती है। आखिर पैसा किसी इंसान को कैसे बदल सकता है? उसी डब्बे में कुछ सीट दूर करण अपने लैपटॉप पर एक एक्सेल सीट बना रहा था। उसने अपनी पहली 5 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली थी। पहले साल नई कार, दूसरे साल बड़ा फ्लैट, तीसरे साल विदेश यात्रा, चौथे साल लग्जरी एक्सयूवी, 5वें साल करोड़पति बनने की शुरुआत। उसके हिसाब से जिंदगी स्प्रेडशीट की तरह थी। बस यही फॉर्मूला डालो और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यही होता है, ये सोचना कि भविष्य को भी उतनी ही सफाई से प्रिडिक्ट किया जा सकता है जितनी सफाई से एक स्प्रेडशीट का कॉलम जोड़ा जाता है। जिंदगी फॉर्मूले से नहीं चलती। जिंदगी में लक होता है, रिस्क होता है, और दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं जब तक समय अपना फैसला नहीं सुना देता। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने अपना टिफिन खोला। उसमें 4 पराठे थे। उसने 2 खाए, बाकी 2 उसने सामने बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिए जो बिना खाना खाए सफ़र कर रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हारे पास भी ज़्यादा नहीं होगा। मीरा मुस्कराई। कम होने और कम महसूस होने में बहुत फ़र्क होता है। रघु ने पहली बार उसकी बात सुनी। उसे ये वाक्य समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसे अपनी यादों में रखा। 3 साल बाद दिल्ली बदल रही थी और ये तीनों भी। रघु अब एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में सेल्समैन था। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम। सैलरी 18,000 रुपये। लेकिन उसने एक आदत बना ली थी। हर महीने सैलरी मिलते ही वो सबसे पहले 2,000 रुपये अलग रख देता, उसके बाद ही खर्च करता। उसके साथी हंसते थे, अरे भाई, पहले जी तो ले। रघु सिर्फ मुस्करा देता। उसे नहीं पता था कि वो इन्वेस्टमेंट है, इमरजेंसी फंड है या सेविंग।
उसे बस इतना पता था कि अगर पूरा पैसा जेब में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। और यही वो एक ऐसी बात सीख रहा था जो बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट साल भर की क्लास में नहीं सीख पाते। पैसे बचाने के लिए किसी ठोस वजह की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये जानने की ज़रूरत हो नहीं कि पैसा किस मुसीबत में काम आएगा। एक नई बीमारी, एक अचानक नौकरी टूटना, एक मौका जो अचानक सामने आ जाए। भविष्य हमेशा ऐसी सूरत में आता है जिसका अंदाज़ा आज नहीं लगाया जा सकता। रघु सिर्फ इतना जानता था कि जो पैसा बचा रहेगा वही उसे किसी दिन आज़ादी देगा, और ये आज़ादी किसी की मर्जी के बगैर अपना फैसला ले पाने की ताकत है। असल में पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा होती है बड़ी गाड़ी नहीं, बड़ा घर नहीं, बल्कि ये भरोसा कि सुबह उठकर आपको मजबूरी में कोई काम नहीं करना। एक दिन दुकान के मालिक ने रघु को केबिन में बुलाया। तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? यहाँ तो कोई तुम्हें प्रमोशन भी नहीं देगा। रघु ने कहा, सर मैं प्रमोशन के लिए नहीं, आदत के लिए मेहनत करता हूँ। अगर मैं आज ढीला रहूँगा तो कल भी ढीला रहूँगा। अगर पैसा बचाने की आदत आज नहीं बनी तो कल जब बड़ा पैसा आएगा तब भी नहीं बनेगी। मालिक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम अजीब लड़के हो। 2 साल बाद जब मालिक ने दुकान बंद करने का फैसला किया, उम्र और सेहत की वजह से उसने सबसे पहले रघु को बुलाया। तुम इसे संभाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा रिश्तों में दे देना, किस्तों में दे देना। रघु के पास उस वक्त जो बचत जमा हुई थी वो इतनी नहीं थी कि वो पूरी दुकान खरीद सके, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि वो पहली किस्त बिना किसी से उधार लिए दे सके। यही वो पल था जब उसे समझ आया कि जो बचत हर महीने बेमतलब लगती थी वो असल में एक दरवाज़ा बन गई है। एक ऐसा दरवाज़ा जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो पहले से तैयार होते हैं। उधर करण की सैलरी अब 1.4 लाख रुपए पर महीने हो चुकी थी। उसके पास लग्जरी कार थी, प्रीमियम अपार्टमेंट था। हर वीकेंड किसी नए कैफे या रेस्टोरेंट की फोटोज सोशल मीडिया पर होती थी। लोग कहते थे क्या लाइफ है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि हर महीने सैलरी आने से पहले उसका अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लाइफस्टाइल सब मिलकर उसकी इनकम से तेज दौड़ रहे थे। असल में कारण एक बहुत पुराने जाल में फंस चुका था। वो जाल जिसमें दुनिया के लगभग सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर फंसते हैं। वो जाल है कभी काफी न होने का एहसास। जितना उसके पास आता ज़रूरतें उससे तेज रफ्तार से बढ़ जाती। कार अच्छी थी तो अब एसयूवी चाहिए थी, घर अच्छा था तो अब बड़ा घर चाहिए था, और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि करण को अपनी ज़िंदगी दूसरों की नज़रों में दिखानी थी। वो भूल चुका था कि जब लोग किसी की महंगी गाड़ी देखते हैं तो वे उस इंसान की तारीफ़ नहीं करते, वे बस खुद को उस गाड़ी में बैठा हुआ इमेजिन करते हैं। कोई उसके बारे में नहीं सोचता, हर कोई अपने बारे में सोचता है। पर करण ये गाड़ी इसलिए खरीद रहा था कि लोग उसे पसंद करें, जबकि सच ये था कि लोग गाड़ी को पसंद कर रहे थे, उसे नहीं। एक रात उसका कॉलेज वाला दोस्त अमन मिलने आया। उसने मजाक में पूछा, अगर अगले 6 महीने सैलरी न मिले? करण हंस पड़ा, इम्पॉसिबल। अमन ने कहा, मैंने इम्पॉसिबल नहीं पूछा, मैंने पूछा अगर हो जाए तो। पहली बार करण चुप हो गया। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी की योजना में ये चीज़ हमेशा गायब थी। रूम फॉर एरर, गलती के लिए जगह। ये मान लेना कि कल भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है, दुनिया की सबसे खतरनाक गलतफहमी होती है। इतिहास हमेशा सरप्राइज देता रहा है और भविष्य में भी देगा। अगले हफ्ते करण के ऑफिस में एक नया कलीग आया, विशाल।
पहले ही महीने विशाल ने अपनी पूरी सैलरी का बड़ा हिस्सा एक नई बाइक पर लगा दिया। करण ने पूछा, तुझे ईएमआई का डर नहीं लगता? विशाल हंसा, डर किस बात का, हम जवान हैं, कमाएंगे, चुका देंगे। करण को अचानक अपनी याद आई, ठीक यही सोच उसकी भी थी। 8 साल पहले उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं भी विशाल को वही सलाह दूं जो मुझे किसी ने कभी दी? उसने उस रात पहली बार अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट खोल कर देखा। 3 क्रेडिट कार्ड, 2 पर्सनल लोन्स, 1 कार लोन। हर महीने की सैलरी 60% किस्तों में जा रही थी। उसे एहसास हुआ वो सालों से एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो कागज पर उसकी इनकम से बड़ी दिखती थी, लेकिन असल में वो हर महीने पीछे की खिसक रहा था। मीरा अब भी उसी स्कूल में पढ़ा रही थी। सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल लगभग वही थी। एक दिन स्कूल की एक नई टीचर ने पूछा, मैडम आप चाहें तो बड़ी कार ले सकती हैं। मीरा ने हंसकर कहा, ज़रूरत बदलने से पहले अगर आदत बदल जाए तो खर्च कभी खत्म नहीं होते। नई टीचर को लगा शायद मीरा एम्बिशियस नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा पिछले 7 साल से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर रही थी, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। यही वो चीज़ थी जो असली दौलत को नकली दौलत से अलग करती है। जो पैसा खर्च कर दिया गया वो अब आपके पास नहीं है, वो किसी और की जेब में पहुंच गया है, किसी शोरूम की, किसी होटल की। जो सचमुच दौलत कहलाता है वो पैसा है जो कभी खर्च नहीं हुआ, जो आप कहीं नहीं दिखा पाते, जो चुपचाप बढ़ता है बिना किसी को दिखे। मीरा की गाड़ी छोटी थी, घर सादा सा था, पर उसकी असली दौलत किसी की आंखों को नहीं दिखती थी, क्योंकि दौलत होती ही ऐसी है, अदृश्य। समय किसी का इंतजार नहीं करता। 10 साल गुजर गए। एक सुबह खबर आई, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक ने हजारों कंपनियों की छटनी कर दी। उस लिस्ट में करण का नाम भी था। जब एचआर ने कहा वी आर सॉरी, उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उस शाम वो अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था, लग्जरी सोफा, महंगे टीवी के सामने, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर इनकम भी बंद हो जाए तो क्या मेरे पास सच में कुछ बचा है? ये वही पल था जब करण को एक कड़की सच्चाई का सामना करना पड़ा। पैसा कमाना और पैसा टिकाए रखना ये दो बिल्कुल अलग हुनर हैं। कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, आगे बढ़ने की भूख चाहिए, थोड़ा जोखिम उठाने का एहसास चाहिए, लेकिन टिकाए रखने के लिए इसके ठीक उल्टा चाहिए, डर। ये डर कि सब कुछ किसी दिन खत्म हो सकता है। थोड़ी विनम्रता, थोड़ी सावधानी और ये समझ कि हर तेजी किसी न किसी मोड़ पर धीमी पड़ती है। करण के पास पहला हुनर तो था, परंतु दूसरा कभी सीखा ही नहीं। उसी समय शहर के छोटे से कोने में रघु अपनी छोटी दुकान बंद कर रहा था। हाँ, अब दुकान उसकी अपनी थी, छोटी थी, ऐसी भी नहीं था, लेकिन उस पर कोई कर्ज नहीं था। उसने चाबी जेब में रखी और मुस्कराया। उसे याद आया 10 साल पहले उसके पास सिर्फ 1850 रुपए थे। आज करोड़पति तो नहीं, लेकिन रात को चैन की नींद जरूर सोता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। रघु को दुकान बंद करने के बाद एक आदत थी, वो रोज सामने वाले चाय वाले रामू के यहाँ 10 मिनट बैठता था। न कोई बड़ी चर्चा, न बिजनेस की बातें, बस दिन कैसा गया यही। एक दिन रामू ने पूछा, भैया एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी दुकान अब अच्छी चल रही है, नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? रघु मुस्कराया, क्योंकि मेरी पुरानी बाइक अभी भी मुझे वहां पहुंचा देती है जहां मुझे जाना होता है। रघु हंस पड़ा, इतने पैसे कमा कर भी आदमी ऐसे सोच सकता है। रघु ने चाय का आखिरी घूंट लिया। रामू, लोग समझते हैं कि पैसा खर्च करने की ताकत देता है।
मेरे हिसाब से पैसा न कहने की ताकत देता है। रघु ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महसूस किया कि ये आदमी अलग सोचता है। उसी समय करण अपने अपार्टमेंट में बैठा बैंक का ईमेल पढ़ रहा था। फाइनल रिमाइंडर बिफोर लीगल एक्शन। उसने लैपटॉप बंद किया। उसके सिर में दर्द शुरू हो चुका है। अब वो बालकनी में गया। नीचे पार्किंग में उसकी लग्जरी कार खड़ी थी, जिसे देखकर कभी उसे गर्व होता था, आज वही कार उसे बोझ लग रही थी। उसे याद आया जब उसने पहली सैलरी से ईएमआई शुरू की थी। तब उसने सोचा था 2 साल बाद सैलरी और बढ़ जाएगी, फिर प्रमोशन मिल जाएगा, फिर बोनसेस आ जाएंगे। उसने अपना पूरा फ्यूचर उन चीज़ों पर बनाया था जो अभी हुई ही नहीं थी। ये वो गलती थी जो न जाने कितने लोग हर पीढ़ी में दोहराते हैं। ये मान लेना कि आने वाला कल हमेशा आज से बेहतर होगा और उसी भरोसे आज भी उधार लेकर जीना शुरू कर देना। जबकि सच ये है कि पैसे की दुनिया में सबसे बुरी सवाल ये नहीं होता कि मैं कितना कमा सकता हूँ, बल्कि ये होता है कि मैं बुरे से बुरे हालात में कितनी देर टिक सकता हूँ। उसी शाम उसका कॉलेज वाला दोस्त अमन मिलने आया। दोनों छत पर बैठ गए। लंबी चुप्पी रही। फिर करण बोला, यार मैं फेल हो गया। अमन ने पूछा, किस चीज़ में? लाइफ में। अमन मुस्कराया। तूने लाइफ को इनकम समझ लिया था। करण ने उसकी ओर देखा। मतलब? तू हर साल ज़्यादा कमाने लगा, लेकिन हर साल तुझे ज़्यादा पैसे चाहिए भी होने लगे। इनकम ऊपर गई, ज़रूरतें उससे तेज़ ऊपर चली गई। करण पहली बार बिना बहस किए सुन रहा था। अमन ने आगे कहा, और एक बात यार, तू अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा अगर तू ये सोचता रहा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सच ये है कि किसी के साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। तू पागल नहीं है। तेरे फैसले तेरे तजुर्बे से निकले थे। जिस दुनिया में तू बड़ा हुआ, जहां बड़ी गाड़ी सफलता की निशानी थी। हर इंसान अपनी अपनी कहानी के हिसाब से पैसे को समझता है। कोई पागल नहीं होता, बस हर किसी का अनुभव अलग होता है। दूसरी तरफ मीरा के स्कूल में एक बच्चा कई महीनों से उदास था। उसका नाम था आर्यन। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, पापा की नौकरी चली गई है। मम्मी रोज रोती हैं, घर में सब डर गए हैं। मीरा उसके घर पहुंची। छोटा सा मकान। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे, अब बेरोजगार। लेकिन मीरा ने एक चीज नोटिस की। उनके पास 3 नई एलसीडी टीवी थी, 2 एसी, 2 महंगे फोन्स, लेकिन किचन लगभग खाली था। वापस लौटते समय मीरा ने सोचा, गरीबी हमेशा कम कमाने से नहीं आती, कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च करने से भी आती है। समय फिर आगे बढ़ा। 5 साल और। अब कहानी में चौथा किरदार आने वाला था। नाम था समीर। उम्र 32 साल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक दिन उसका स्टार्टअप एक बड़ी विदेशी कंपनी ने खरीद लिया। समीर के अकाउंट में एक ही दिन में 47 करोड़ रुपए आ गए। पूरे शहर में चर्चा होने लगी। न्यू आर्टिकल्स, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही नाम, सेल्फ मेड मिलेनियर। लोग उसके सक्सेस की कहानी सुनना चाहते थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था क्या वो इतने पैसे संभाल पाएगा। असल में जो लोग बाहर से समीर की कहानी देख रहे थे, उन्हें ये मेहनत का फल लग रहा था। लेकिन जो चीज़ किसी को नहीं दिख रही थी, वो ये थी कि इस पूरी कहानी में कितना रिस्क और लक का हिस्सा था। सही समय पर, सही जगह पर और सही प्रोडक्ट का होना। और जो चीज़ लक से मिलती है, वो उतनी ही अचानक चली भी जा सकती है जितनी अचानक आई थी। पर समीर ने इसे अपनी काबिलियत का सबूत मान लिया। लक का हिस्सा भूल गया। पहले महीने उसने समुद्र किनारे विला खरीदा, दूसरे महीने 2 इंपोर्टेड कार्स, तीसरे महीने प्राइवेट क्लब्स मेंबरशिप।
फिर दोस्तों के लिए फॉरेन ट्रिप, महंगी पार्टीज, लग्जरी वॉचेस। हर कोई उसके आसपास था। हर कोई कहता, भाई तू लेजेंड है। समीर को लगता था अब ये सब हमेशा रहेगा। 1 साल बाद मार्केट गिर गई। उसने बिना समझे करोड़ों रुपए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिए थे। कुछ फ्रेंड्स बिजनेस पार्टनर बनकर पैसा लेकर गायब हो गए। टैक्स प्लानिंग नहीं की। लाइफस्टाइल इतना बढ़ चुका था कि खर्च ही करोड़ों का होने लगा। एक दिन उसने अकाउंट स्टेटमेंट खोली। बैलेंस अब भी बड़ा था, लेकिन जितना आया था उसका आधे से ज्यादा जा चुका था। उस रात वो अपने खाली ड्राइविंग रूम में बैठा था। इतने बड़े घर में इतनी बड़ी खामोशी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसी समय उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसके पुराने दोस्त स्कूल के, याद है जब हम 20 रुपए की चाय पीकर भी खुश रहते थे। समीर देर तक उस मैसेज को देखता रहा। उसने महसूस किया कि पैसा बढ़ा था, लेकिन शांति नहीं। उधर रघु ने अपनी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाया, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्विस सेंटर। उद्घाटन के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं बुलाया गया, कोई रिबन कटिंग नहीं हुई, सिर्फ उसकी माँ आई थी। उन्होंने दुकान के दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तूने पैसे कमाने से पहले आदतें कमाई हैं, इसलिए पैसा टिक गया। रघु ने माँ के पैर छुए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, माँ अब समझ में आया आपने उस दिन क्यों कहा था कि पैसे को मालिक मत बनने देना। माँ मुस्कराई, बेटा पैसा बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक है। रघु देर तक उस वाक्य के बारे में सोचता रहा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात ऐसे आदमी से होने वाली है जिसके पास उससे 100 गुना ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो उससे 100 गुना ज्यादा परेशान होगा। और वही इन चारों चिंगारियों का पहला असली मिशन शुरू होगा। शहर में उस साल लगातार बारिश हो रही थी। बारिश हमेशा अजीब होती, किसी के लिए रोमांच, किसी के लिए मुसीबत और किसी के लिए सिर्फ एक और दिन। उसी बारिश वाली सुबह एक अखबार की डेडलाइन ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। प्रसिद्ध उद्योगपति विनय खन्ना को हार्ट अटैक, हालात स्थिर है। विनय खन्ना करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति। देश भर में कंपनियां, प्राइवेट जेट, लग्जरी होम्स, बिजनेस मैगजीन्स उन्हें फाइनेंशियल जीनियस कहती थी। लेकिन उस खबर के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी। करीबी लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों से वे लगातार तनाव और नींद की समस्या से जूझ रहे थे। ये लाइन किसी ने ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन 4 लोगों ने पढ़ी, रघु, करण, मीरा और समीर। उन्हें नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद वे उसी आदमी से मिलने वाले हैं। अस्पताल के रिकवरी प्रोग्राम के तहत विनय खन्ना ने तय किया कि वे कुछ समय पब्लिक लाइफ से दूर रहेंगे। उनके डॉक्टर ने साफ कहा, अगर आपने अपनी रफ्तार नहीं बदली तो पैसा आपकी जिंदगी नहीं खरीद पाएगा। इसी दौरान एक एनजीओ ने आर्थिक व्यवहार यानी फाइनेंशियल बिहेवियर पर एक छोटा सा डिस्कशन प्रोग्राम रखा। ऑडियंस बहुत छोटी थी, सिर्फ 20 लोग। उसी हॉल में सहयोग से चारों पहुंचे, रघु अपनी लोकल बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से, मीरा एजुकेशन प्रोग्राम के कारण, करण नौकरी ढूंढते ढूंढते मानसिक रूप से टूट चुका था, इसलिए एक दोस्त उसे खींच कर ले आया। समीर इसलिए आया क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद पैसा समझना पैसा कमाने से अलग चीज है। हॉल में कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं था, कोई बड़े एलईडी स्क्रीन नहीं, सिर्फ गोल घेरे में रखी कुर्सियां, और बीच में बैठे थे विजय खन्ना। उन्होंने एक्सपेंसिव सूट नहीं पहना था, साधारण सफेद कुर्ता, चेहरे पर थकान। उन्होंने शुरुआत एक सवाल से की, अगर आज रात आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपए रह जाएं, तो आप में से कल सुबह कौन तब भी शांत सो पाएगा? पूरा हॉल चुप था। सबने अलग अलग जवाब सोचे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब पीछे से एक हाथ उठा, वो रघु था। विनय ने पूछा, तुम क्यों?
रघु ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे से पहले काम करने की आदत है। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। विनय पहली बार मुस्कुराए, इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने करण से पूछा, और तुम? करण ने बिना झिझक कहा, मैं नहीं सो पाऊंगा। क्यों? करण की आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि मैंने सालों तक अपनी पहचान सैलरी से बनाई थी। सैलरी गई तो मुझे लगा मैं भी खत्म हो गया। विनय कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती नौकरी खोना नहीं थी, सबसे बड़ी गलती थी अपनी कीमत को इनकम से जोड़ लेना। करण की आंखें भर आई। ये बात किसी ने उससे पहले कभी नहीं कही थी। अब मीरा समीर की बारी थी। विनय ने पूछा, अगर तुम्हें 47 करोड़ मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? समीर ने लंबी सांस ली। पहले मैं सोचता था पैसा प्रॉब्लम खत्म कर देगा, अब मैं समझ गया वो सिर्फ प्रॉब्लम का साइज बदल देता है। हॉल में हल्की मुस्कान फैल गई। विनय ने आगे जोड़ा, बेटा तुम्हारी कहानी में गलती पैसे कमाने की नहीं थी, गलती ये मान लेने की थी जो 1 साल में बना है वो हमेशा रहेगा। दुनिया में जो चीज़ें अचानक ऊपर जाती हैं वे अक्सर अचानक नीचे भी जाती हैं। असली समझदारी ये नहीं है कि तुम कितनी तेज़ी से पैसा कमा सकते हो, असली समझदारी ये है कि तुम कितनी देर तक गेम में टिके रह सकते हो बिना गेम से बाहर हुए। फिर मीरा की तरफ देखकर विनय ने पूछा, और तुम? मीरा ने कहा, मेरे लिए पैसा एक टूल है, बस इतना। अगर टूल ही जिंदगी बन जाए तो जिंदगी कहीं खो जाती है। विनय ने सिर झुका लिया, धीरे से बोले, काश ये बात मुझे 40 साल पहले किसी ने समझाई होती। फिर वे कुछ देर चुप रहे और पूरे हॉल की तरफ देखकर बोले, मैं आपको एक राज बताता हूँ। आज मेरी कंपनी चली गई। मैंने सोचा था 1 करोड़ काफ़ी होगा, फिर 10 करोड़ हुए तो लगा 100 करोड़ चाहिए, फिर 1000 करोड़ के बाद लगा 5000 करोड़ चाहिए। मैंने अभी अपने आप से यह सवाल नहीं पूछा कि कितना काफ़ी है। मैंने अपनी सेहत गिरवी रख दी, अपने बच्चों का बचपन गिरवी रख दिया, अपनी नींद गिरवी रख दी, सिर्फ उस आंकड़े के पीछे भागते हुए जो कभी काफ़ी नहीं लगा। और आज अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मुझे समझ आया, जो चीज़ मेरे पास नहीं थी वो पैसा नहीं था, वो थी बस इतना काफ़ी है कहने की हिम्मत। करण ने हिम्मत करके एक और सवाल पूछा, सर आपने कहा कि आप लग्जरी कार्स रखते थे, बड़े घर बनाए, तो क्या ये सब गलत था? विनय ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, गलत ये नहीं है, मैंने अच्छी चीज़ें खरीदी। गलत ये था कि मैंने सोचा इन चीज़ों से लोग मुझे पसंद करेंगे। एक बार मैंने ये बहुत महंगी इंपोर्टेड कार खरीदी थी। मुझे लगा था जब मैं उसमें बैठकर निकलूंगा लोग मुझे देखकर सोचेंगे, वाह कितना कामयाब आदमी है। लेकिन सच ये है कि जब कोई किसी भी महंगी गाड़ी देखता है वो उस इंसान के बारे में नहीं सोचता, वो बस ये सोचता है काश ये गाड़ी मेरे पास होती। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता बेटा, हर कोई खुद को उस जगह पर रख कर देख रहा होता है। तो अगर आप रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, गाड़ी उसका नज़रिया नहीं है, नम्रता, दयालुता और आपका व्यवहार वही असली रिस्पेक्ट दिलाता है। हॉल में एक और युवा लड़की ने हाथ उठाया। उसने पूछा, सर हम कैसे तय करें कि कितना रिस्क लेना सही है? विनय मुस्कराए, एक बात हमेशा याद रखना, पैसे की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पैसा तेज़ी से बढ़े तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत है अनसर्टेनिटी, उतार चढ़ाव, कभी कभी नुकसान का डर। जो लोग ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते लेकिन फिर भी बड़ा रिटर्न चाहते हैं, वे अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट ही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। असली समझदार निवेशक वो नहीं होता जो उतार चढ़ाव से बचता है। असली समझदार निवेशक वो है जो जानता है कि उतार चढ़ाव ही एंट्री फ्री है और उसे खुशी से चुका देता है। एक और श्रोता ने पूछा, सर तो फिर सही तरीका क्या है, रिस्क लें या न लें? विनय मुस्कुराए, दोनों। बचत करते समय पेसिमिस्ट बनो
ये सोचो कि कल बुरा हो सकता है, इसलिए मार्जिन रखो, गद्दी रखो, गिरने पर संभलने के लिए जगह रखो। लेकिन इन्वेस्ट करते समय जिंदगी को लेकर ऑप्टिमिस्ट बनो। ये भरोसा रखो कि लंबे समय में मेहनत और धैर्य का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग ये उल्टा करते हैं, वे खर्च में ऑप्टिमिस्ट होते हैं और भविष्य को लेकर उतने ही लापरवाह। और जब असल में रिस्क लेने की बारी आती है, जैसे ही किसी मौके में धैर्य से पैसा लगाना, तब डर आ जाते हैं। रघु ने पूछा, सर फिर कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? लोग बहुत बात करते हैं इसकी। विनय ने जवाब दिया, कंपाउंडिंग का मतलब छोटी चीज़ों को इतनी देर तक चलने देना कि वो खुद ब खुद बड़ी बनने लग जाएं। बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन जितनी देर वो लुढ़कता रहता है उतना बड़ा होता जाता है। लोग शुरुआत में धीमे हिस्से को देखकर बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें रफ्तार नहीं दिखती, पर असली जादू आखिर के सालों में होता है, जब सब्र रखने वाले लोग वहां टिके रहते हैं जहां बाकी सब कुछ पहले छोड़ चुके होते हैं। समीर ने एक आखिरी सवाल पूछा, सर अगर मैं आज से फिर से शुरू करूं तो सबसे ज़रूरी बात क्या याद रखूं? विनय कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा 2 बातें। पहली, तुम आज जो इंसान हो 10 साल बाद वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे सपने बदलेंगे, तुम्हारी ज़रूरतें बदलेंगी। इसलिए कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी की योजना आज के हिसाब से मत बनाना, थोड़ी जगह छोड़ना बदलाव के लिए। दूसरी बात, फैसला हमेशा ये मत लेना कि जो किताबों में सबसे तर्क संगत लगे। फैसला वो लेना जिसके साथ तुम रात को चैन से सो सको। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रैशनल फैसले लिए, हर बार ज्यादा रिटर्न, हर बार बड़ा जोखिम, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये फैसला मुझे रात को सुकून देगा। असल में मैं अच्छा फैसला वो है जो तर्क संगत होने के से ज्यादा समझदारी भरा और टिकाऊ हो, भले ही किताब के हिसाब से वो परफेक्ट न लगे। पूरे हाल में सन्नाटा था, बाहर बारिश की आवाज धीमी हो चुकी थी। विनय ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आज इस कमरे में बैठकर आप चारों को अपनी कहानी सुनाकर मुझे जो सुकून मिल रहा है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कार्यक्रम खत्म होने के बाद चारों बाहर चाय पीने लगे। पहली बार वे एक दूसरे से मिले। रघु ने करण की ओर देखकर पूछा, आप क्या करोगे? करण मुस्कुराया, शायद पहली बार बिना इम्प्रेस किए जाने की कोशिश। समीर हंसा, और मैं पहली बार इन्वेस्ट करने से पहले समझने की कोशिश। मीरा बोली, और मैं वही करूंगी जो हमेशा करती आई हूं, धीरे धीरे बिना शोर के। चारों हंस पड़े। 6 महीने बाद करण ने नई नौकरी शुरू की। सैलरी पहले से कम थी, लेकिन इस बार उसने पहली सैलरी से नई कार नहीं खरीदी। उसने सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाया। उसने पहली बार अपने खर्च लिखने शुरू किए, और सबसे अजीब बात, उसे कम सैलरी में भी पहले से ज्यादा सुकून मिलने लगा। उसने सीखा कि खुशी इनकम के आंकड़े में नहीं, बल्कि इनकम और ज़रूरतों के बीच के फैसले में छुपी होती है। यह फैसला जितना बड़ा, उतनी ज्यादा आज़ादी। एक शाम अमन ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? पुरानी वाली लाइफ मिस तो नहीं होती? करण ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, शुरुआत में बहुत होती थी। अब कलीग्स नई कार की बात करते हैं, जब लोग फॉरेन ट्रिप की फोटो डालते हैं तो मन करता है मैं भी वैसे दिखाऊं, लेकिन फिर मुझे विनय सर की बात याद आती है, कोई मेरी गाड़ी देखकर मुझसे प्यार नहीं करने वाला, वो बस अपनी चाहत उसमें देख रहा होगा। उसके बाद वो इच्छा धीरे धीरे कम होने लगी। उसने अपने फ़ोन में एक पुराना नोट दिखाया जिसमें उसने लिखा था, इनकम को लाइफ स्टाइल से नहीं, आज़ादी से मापो। 2 साल बाद करण की प्रमोशन हुई। इस बार उसने सैलरी बढ़ने पर लाइफ स्टाइल नहीं बढ़ाया, उसने बस अपनी सेविंग्स रेट बढ़ा दी।
जब दोस्तों ने पूछा, वो हंसकर कहता है, जितना जल्दी इनकम बढ़ने पर खर्च भी बढ़ जाएं, उतनी जल्दी आदमी वापसी उसी जगह पहुंच जाता है जहां से चला था। समीर ने अपना बड़ा विला बेच दिया, 2 गाड़ियां भी, और लोगों ने कहा कि पागल हो गए हो क्या। वो सिर्फ मुस्कराया, क्योंकि इस बार वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर रहा था। वो रात को आराम से सो रहा था। उससे बचा हुआ पैसा सादे समझदारी भरे तरीके में लगाया, न ज्यादा जोखिम न ज्यादा लालच। उसने सीखा कि पैसे की दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार दिमाग नहीं, धैर्य होता है। उसने एक नई कंपनी शुरू की, बहुत छोटी, सिर्फ 3 लोगों के साथ। इस बार उसने कोई बड़ा ऑफिस नहीं लिया, कोई भारी सैलरी स्ट्रक्चर नहीं बनाया। जब निवेशकों ने पूछा, तुम्हें बड़ा सोचना चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले से इतना पैसा है, समीर ने जवाब दिया, बड़ा सोचने और लालची सोचने में फ़र्क होता है। मैं एक बार फ़र्क भूल चुका था, अब दोबारा नहीं भूलूंगा। 3 साल बाद मैं उसकी नई कंपनी छोटी लेकिन मुनाफे में चलने लगी, बिना किसी शोर के, बिना किसी फंडिंग के, सिर्फ धीरे धीरे मजबूती से। मीरा ने 20 साल बाद रिटायरमेंट ली। स्कूल के बच्चों ने पूछा, मैडम आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? उन्होंने कहा, मैंने करोड़पति नहीं बनाए, मैंने ऐसे बच्चे बनाए हैं जो पैसे से पहले इंसान बने। रिटायरमेंट के दिन उनके पुराने स्टूडेंट में से कई लौट कर आए। उनमें से एक था आर्यन, वही बच्चा जिसके पिता की नौकरी कभी छूट गई थी। अब वो खुद एक बैंक में काम करता था। उसने मीरा के पास, मैडम आपने मुझे एक बात सिखाई थी जो आज तक नहीं भूला। आपने कहा था, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज मैं अपनी पहली सैलरी का 20% बचाता हूँ, बिना किसी को दिखाए। मीरा की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दी, क्योंकि यही वो पल था जिसके लिए उसने सालों तक बिना शोर किए काम किया था। और रघु, उसने अपनी दूसरी दुकान भी खोली, लेकिन इस बार उसके नाम के नीचे एक छोटी सी लाइन थी, दुकान सामान बेचती है, भरोसा नहीं, भरोसा कमाना पड़ता है। लोग उस लाइन को पढ़ते और मुस्करा देते। 20 साल बाद चारों फिर उसी रेलवे स्टेशन पर मिले जहां कभी वे एक दूसरे से अनजान थे। प्लेटफॉर्म वही था, गाड़ी वही थी, लेकिन चारों बदल चुके थे। रघु ने कहा, अजीब है ना, हम सब पैसे कमाने निकले थे। करण बोला, और आखिर में खुद को समझना पड़ा। समीर हंसा, मुझे लगा था करोड़पति बनना सबसे मुश्किल है, असल में करोड़पति बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मीरा ने चारों की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, शायद अमीर वो नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसा हो, अमीर वो है जिसके पास अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी हो। चारों कुछ देर चुप रहे, तभी ट्रेन आई। लोग दौड़ पड़े, जैसे दुनिया हमेशा दौड़ती रहती है, लेकिन इस बार चारों नहीं दौड़े। वे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे ट्रेन की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्हें अब जल्दी कहीं पहुंचने की नहीं थी, उन्हें रास्ता मिल चुका था। और अगर आप इस कहानी से सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है, पैसा कोई गणित नहीं है जिसे किताबों से सीखा जाए। पैसा एक व्यवहार है, एक आदत है जो हर इंसान अपनी कहानी, अपने डर और अपने सपनों से बनाता है। कोई इंसान पैसे को लेकर पागलपन भरे फैसले इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो मूर्ख है, बल्कि इसलिए लेता है क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी ने उसे वही सिखाया है। असली अमीरी दिखाने में नहीं होती, वो उस खामोश खाते में होती है जो कोई नहीं देखता। और सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो आप कमा लें, बल्कि वो है जो आपको बिना किसी मजबूरी की अपनी सुबह, अपना समय और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए आज़ादी दे, क्योंकि आखिरकार यही सबसे बड़ी दौलत है। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अभी आपके स्क्रीन पर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस पर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मिलते हैं एक अगली बुक समरी में,
थैंक यू फॉर सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए।